वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया गया है। और इस सीरीज में हम अभी तक जो है 18 पार्ट तक जो है पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जनरल साइंस का ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है इसमें पहला 9 पार्ट जो है इसमें हमने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। पार्ट 10 से जो है ये हमने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करना शुरू किया है। और जैसे ही केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज खत्म होते हैं वैसे ही हम जो है यहाँ पे लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। सारी चीजों को इंटरमिक्स नहीं किया है। फिजिक्स को अलग रखा है, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को अलग रखा है, लाइफ साइंस के जो है एमसीक्यूज को अलग रखा है ताकि रिलेट कर सकें, एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग क्वेश्चंस का रिलेट कर सके। बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जैसे फिजिक्स में खास करके आपने देखा होगा। तो ये सारे वीडियोस जो है ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट ये सारे वीडियोस को नहीं देखे जरूर देख लेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में फिजिक्स के जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया गया है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक्स को एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप कर दिया गया है। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस किया गया है। फिर हमने केमिस्ट्री का जो है एमसीक्यू स्टार्ट किया और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में चल रहा है। तो सारे वीडियोस को जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज भी कुछ क्वेश्चंस को जो है इंटरेस्टिंग वे में कवर अप करते हैं ताकि ये सब जो है आपको अच्छा से याद रहे। और जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है सारे रेलवे के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ही लिया गया है। तो इसी तरह क्वेश्चंस आपको आगे चल के एग्जाम में भी देखने मिलेगा। तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं आप। The lowest temperature at which a substance catches fire is called. The lowest temperature at which substance catches fire is called ignition temperature. इसे ignition temperature कहा जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल एक पेपर, अगर एक पेपर को हम जो आग लगाते हैं तो इसमें देखिएगा जल्दी जो है आग लग जाता है। लेकिन एक वुड को अगर हम लेते हैं और इसमें अगर हम आग लगाते हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है आग लगने में। क्यों? क्योंकि पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ये कम होता है एज कम्पेयर टू वुड। इसी वजह से उसमें जल्दी आग लग जाता है। वुड में जो है ये आग लगने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यही है लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। काफी बार न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रिक एसिड को जो है ये यूज किया जाता है इन प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड। तो ये क्वेश्चन भी आगे चल के आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो एसिड यूज किया जाता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर तो ये है नाइट्रिक एसिड। द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 3 to 12 आर डैश कॉल्ड एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो ये वाला क्वेश्चन है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में। तो उसी तरह के क्वेश्चन जो है डिजाइन किया गया है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 3 से ग्रुप 12 जो है ये होते हैं, ये बेसिकली डी ब्लॉक जो है ये एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन बना है, इसीलिए जो है क्वेश्चन को भी इसी तरह डिजाइन किया गया है आपके लिए ताकि समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। ऑफ द नोन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ओनली डैश आर गैसेस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो टोटल जो है जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ 11 जो ऐसे एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जो कि जो है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ये गैस के फॉर्म में होते हैं। उनको बता भी दिया जाता है, थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो है 11 जो है ये गैसेस हैं। टोपैज इज डैश ऑफ फ्लोरीन एंड एल्युमिनियम। अगेन टोपैज जो है ये प्रीसियस जेम स्टोन है, आपने जरूर सुना होगा। और ये जो है सिलिकेट है ऑफ फ्लोरीन एंड एल्युमिनियम। जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं ना, सिलिकेट जो खास करके मिनरल्स होते हैं वो जो है जनरली जो है जेमस्टोन्स के जैसे दिखते हैं, थोड़ा सा लस्चरस साइन भी इसमें होता है। तो टोपैज जो है एक जेमस्टोन ही है लेकिन इसे कहा जाता है ये जो है सिलिकेट मिनरल है, किसका? फ्लोरीन और एल्युमिनियम का सिलिकेट मिनरल है। इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय। तो अगेन देखिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हैलोजेंस हैं, ग्रुप कितना है इसका? ग्रुप जो है इनका 17 है। ठीक है, अभी आप रिलेट कर पाएंगे अच्छा से। उसके अलावा जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स है इनका कौन सा ग्रुप है? इनका ग्रुप 1 है। ठीक है, अगर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनको जो है सेपरेट कौन करता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेपरेट करने का जो है ये चीज़ समझ में नहीं आया कि ग्रुप 17 हैलोजन तो इतना दूर है, ग्रुप 1 तो इतना दूर है, बीच में जो है इसके अलावा भी और सारे ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस को देख के तो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है किस संदर्भ में कहा जा रहा है। तो ये जो है रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से जो है एक साइंटिस्ट थे कोसल, इनके द्वारा ये कहा गया था, KOSSEL, इनके द्वारा जो है ये कहा गया था कि ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस है जिनका ग्रुप 17 है और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स जो है इनको सेपरेट करता है नोबेल गैस जो है बेसिकली ग्रुप 18 में है। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है। इस हिसाब से जो है आपको देखना है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस जो है और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स जो है इनको सेपरेट करता है नोबेल गैस जो कि ग्रुप 18 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर। तो सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो है किसे यूज़ किया जाता है
मर्क्यूरी के अलावा जो है थर्मोमीटर में। तो इसका जो सही जवाब है ये है गैलिस्टन। गैलिस्टन क्या है? ये एलॉय है गैलियम, इंडियम एंड टीन का। नोट डाउन कर लें, गैलिस्टन पूछा जा सकता है कि ये यूज़ किया था थर्मोमीटर में, किसका एलॉय है? तो ये जो है गैलियम, इंडियम और टीन का जो है ये एलॉय है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम देने वाले हैं, हम अपने तरफ से बेस्ट ऑफ बेस्ट कर रहे हैं। 40 आउट ऑफ 40 किस तरह आप स्कोर कर सके, इसीलिए बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए जो है लाया जा रहा है। लेकिन और एक कोशिश इसके साथ किया गया है कि 1100 बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यूज आपके लिए बना दिया गया है। ये जो 1100 क्वेश्चन है ना, इसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ जो है ये मिसिंग हो रहा है, अभी भी जो है उनको पढ़ना बाकी है। तो ये जो 1100 क्वेश्चन है ना, यहाँ से तो हम 5000 और क्वेश्चन बना सकते थे, लेकिन ये बेसिक 1100 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिनको अगर आपने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, एनालिसिस कर लिया, तो आपके अंदर एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। आप समझ सकेंगे कि हाँ, रेलवे कहाँ से क्वेश्चन बनाता है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ों को डिटेल में भी पढ़ना चाहिए, ये सारे आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए जो है खास करके हमने बुकलेट बनाया है और लॉन्च किया है सिर्फ 99 रुपीज़ में। सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया है, ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके, ये ना कहे कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि सारे रेलवे के पेपर्स को एनालिसिस करने में टाइम लगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हमने कॉस्ट भी रखा है 99 रुपीज़। और इन क्वेश्चंस को प्लीज़ जरूर एनालिसिस करना। देखिए कितने अच्छे अच्छे हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी तरह के जो है बेहतर से बेहतर क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करने का हमने कोशिश किया है। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर भरना है। जैसे ही आप जो है 99 रुपीज़ पे कर देते हैं, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। मेक श्योर कि सही मेल आईडी दे, उसी में ये जो है फाइल आपको मिलने वाला है। और इसके साथ साथ एक ऑफर भी है, प्लस 1000 जो है जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है ये हमने फ्री में आपको दे दिया है। 1000 जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है ये आपको जो है फ्री में जो है ये दे दिया गया है, इसी कॉस्ट में 99 रुपीज़ में। तो टोटल यहाँ पे जो है 2000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर फोकस हमने इसी पे रखा है कि 1100 जो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन हैं ये बेस्ट ऑफ बेस्ट हमने दिया है, ताकि इनको आप एनालिसिस करें, समझे। ये नहीं समझे कि ये 1100 कर लिया तो बस हो गया, नहीं, ये तो समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। एनालिसिस करने के बाद आप किस तरह जो है आपने जो है यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, कैसे आप प्रिपेयर करने वाले हैं, कैसे चीज़ों को जो है यहाँ पे असेंबल करने वाले हैं, इसीलिए इसे दिया गया है। ठीक है, यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्वियसली आपका अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में भी आपको देखने मिल सकते हैं। देयर आर चांसेस, देयर आर वेरी हाई चांसेस, क्योंकि रेलवे के पेपर्स को एनालिसिस करके ही बनाया गया है। इसीलिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इसको जरूर लें, ठीक है। लेकिन पढ़ाई तो पूरा अच्छा से करना पड़ेगा, सिर्फ 1100 क्वेश्चन करने से नहीं होगा। क्लास 9 का, क्लास 10 का जो जनरल साइंस का जो बुक है, साइंस का जो बुक है, क्लास 9 क्लास 10 का एनसीईआरटी का जो साइंस का बुक है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो वहाँ से डायरेक्टली डेफिनेशन से ही उठा लिया जाता है, और से ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से बनाए, कुछ जो है डेली साइंस के क्वेश्चंस बने हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है इधर उधर से बनते हैं। ये रियलिटी है। तो जिन्हें भी लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके उस बुकलेट को ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और जितने स्टूडेंट नहीं ले सकते वो भी बता दिया जाता है। जितने स्टूडेंट नहीं ले सकते कोई बात नहीं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि नहीं पे कर सकते। इवन 99 रुपीज़ इज़ ह्यूज अमाउंट फॉर देम, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके सारे वीडियोस को देख लें, ऑटोमेटिकली आपका सारा क्वेश्चन भी कवर अप हो जाएगा। तो ये भी एक प्रोसेस है, सारे वीडियोस को देख के भी आप क्वेश्चन कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि बुकलेट में जो है क्वेश्चन और उसका सही आंसर जो है मार्क रहेगा। वहाँ पे एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, उसको समझने के लिए, सिर्फ क्वेश्चन और देखने के लिए कि हाँ रेलवे किस तरह का क्वेश्चन बनाता है, कैसे एनालिसिस करना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, क्या क्या हमें चीज़ों को जो है अच्छा से यहाँ पे रोज स्केड्यूल करके अच्छा से पढ़ना है। इसी वजह से जो है हमने उसे बनाया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एथेनॉइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है इसे क्यों कहा जाता है इथेनॉइक एसिड को, ये भी जो है काफ़ी और क्वेश्चन बना है, क्योंकि ये फ्रीज हो जाता है इन कोल्ड क्लाइमेट, इसीलिए जो है इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है ये 100% एसिटिक एसिड ही होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज व्हेन लैंडफिल ऑफ अर्बन एरियाज। तो लैंडफिल ऑफ अर्बन एरियाज जो है, इनमें से कौन सा गैस जो है ये निकलता है, तो इसमें जो है मीथेन गैस खास करके देखा जाता है। साथ में जो है 50% कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो 50% मीथेन गैस, 50% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये होता है। तो लैंडफिल से ये गैस जो है इवॉल्व होता है। लैंडफिल में बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया जो है ये वेस्ट जो मटेरियल हैं, जो ऑर्गेनिक यहाँ पे वेस्ट है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो इसी वजह से जो है ये गैस जो है ये इवॉल्व होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो इनमें से कौन सा जो है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का, तो इसका सही जवाब है ये है कोल। कोल जो है ये एमॉर्फस जो है ये एलोट्रॉप है कार्बन का। बाकी यहाँ पे अगर हम देखें सारे जो हैं ये क्रिस्टलाइन जो है ये एलोट्रॉप्स हैं कार्बन का। इसके अलावा चारकोल हो गया, चारकोल भी जो है ये एमॉर्फस जो है ये जो है एलोट्रॉप है कार्बन का। तो कितने एमॉर्फस एलोट्रॉप हैं कार्बन का, कितने क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं, इनको जाके एक बार जरूर आपको देखना है।
इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग डीगमिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज डन यूजिंग। तो जो डीगमिंग किया जाता है यहाँ पे उसको जो है बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू किया जाता है। एक एप्लीकेशन है ब्लीचिंग पाउडर का। तो पेपर इंडस्ट्री में जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है पेपर, वहाँ पे डीगमिंग जो किया जाता है, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल यूज होता है ये ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जितने भी एल्कली मेटल्स हैं ना, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, दे फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्सेप्ट, एक्सेप्शन याद रखना है केमिस्ट्री में, यही तो मेन चीज़ है, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम जो है ड्यू टू एक्सपोनेंशियली स्मॉलर साइज एंड हायर पोलराइजिंग पावर, ये जो है सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म नहीं करता। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4। तो एक्सेप्शन ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन से ही तो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। अगर आपने देखा होगा प्रीवियस, अगर आपने 12th के एग्जाम दिए हैं तो जो भी क्वेश्चन IITs में बनते हैं एक्सेप्शन से भर देते हैं वो ज़्यादातर। ये एक्सेप्शन ही तो याद रखना है, ज़्यादातर एक्सेप्शंस वाले चीज़ों को ज़्यादा डालते हैं। तो ये सारे चीज़ रखना। और एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन जरूर कर लेना, मैग्नीशियम जो है ये भी जो है सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं फॉर्म करता है। एक साइड में इसको जो है नोट जरूर कर लेना, ठीक है। PL is hard object produced within the soft tissues of mollusk. Which one of the following is the main constituent of pearl? तो pearl जो है, ठीक है, पर्ल जो है ये जो है मोलस्क से ऑब्टेन किया जाता है, उनके सॉफ्ट टिश्यू से। काफ़ी अलग अलग वीडियोस में भी आपने देखा होगा, उनको निकाला जाता है खोल के। तो ये जो बेसिकली इसका जो मेजर मेन कंस्टिट्यूएंट होता है पर्ल का, तो ये क्या होता है, ये जो होता है ये ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ कोटिंग ऑफ। तो अगर आपने लैब्स में देखा होगा केमिस्ट्री लैब में, तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है इसको जो है सैंड पेपर से पहले थोड़ा सा रब किया जाता है, फिर जो है उसमें अगर हम आग लगाए तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत जो है ये जलता है। तो ये जो है किस वजह से इसमें इसको जो है थोड़ा सा सैंड पेपर से जो है ये रब किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर में अगर हम देखें तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक जो है लेयर होता है, उसको जो है घिस के हटा दिया जाता है सैंड पेपर से। और उसके बाद जब हम इसे जब बर्न करेंगे तो ये जो है डैजलिंग जो है, जैसे हमने दीपावली में जब जलाते हैं वो उसे क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन वो डैजलिंग जो है ये लाइट से जो है जलता है, तो उसी तरह जो है ये जलता है। तो यही जो है बेसिकली मैग्नीशियम रिबन को इसी वजह से जो है रब किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक जो है ये लेयर होता है। व्हेन सिल्वर Ag जो है सिल्वर है इज एक्सपोज टू एयर इट गेट ब्लैक कोटिंग ऑफ। तो जब भी सिल्वर को एक्सपोज किया जाता है एयर में तो उसका जो है एक ब्लैक कोटिंग इसके ऊपर आपको देखने मिल सकता है। ये क्या होता है, ये अगर हम देखें तो ये सिल्वर सल्फाइड होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, सिल्वर सल्फाइड ये होता है। और ये जो है सिल्वर जब है जो बाहर अगर हम इसे रखते हैं तो ये क्या करता है, रिएक्ट करता है जो सल्फर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, और ये सिल्वर सल्फाइड का जो है इसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग इस वजह से देखने मिलता है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है वाटर में तो डिकम्पोजिशन जो है ये रिएक्शन होता है। यहाँ पे नोट डाउन भी कर दिया जा रहा है ताकि आपको ये रिएक्शन से याद रहे, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट जो है ब्रेक डाउन इनटू मोर देन 1 प्रोडक्ट। तो ये सिंगल रिएक्टेंट है, ये अगर 2 प्रोडक्ट में मोर देन 2 प्रोडक्ट में अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन को याद रखना, तो आपको ये रिलेट आप कर पाएंगे। हाँ, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है वाटर में तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन जो है ये रिएक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। ये सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल टू रिटेन इट टेस्ट एंड फ्लेवर। तो कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ये रैंसिडिटी से प्रिवेंट करता है। रैंसिडिटी की वजह से क्या होता है, ये बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल आता है फूड में। तो एंटीऑक्सीडेंट्स को खास करके यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखना। सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल टू रिटेन द टेस्ट एंड फ्लेवर इज बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट। सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ। तो सोडियम कार्बोनेट जो है ये बेसिक सॉल्ट इसलिए है बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस से जो है डिराइव हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसका भी एक बार जरूर देख लेना, केमिकल रिएक्शन नोट डाउन जरूर कर लेना। यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा लिखने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे आपको यहाँ पे डायरेक्टली जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जो है इसे बेसिक सॉल्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस से जो है डिराइव हुआ है, इसी वजह से ये जो है बेसिक सॉल्ट है। एक बार प्लीज़ उसका रिएक्शन जरूर देख लेना, नोट डाउन जरूर कर लेना। फार्मर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ सॉइल बाय एडिंग। तो अगर सॉइल जो है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो इसमें जो है फार्मर क्या करते हैं, स्लेग लाइम या फिर क्विक लाइम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है अल्कलाइन होता है इन नेचर, तो ये जो है न्यूट्रलाइज कर देते हैं सॉइल को। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 स्लेग लाइम और क्विक लाइम। वीडियो पसंद आ रहा है ना, एक लाइक जरूर कर देना ताकि हम मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए जो है ये वीडियो लाते रहें। तो एक लाइक तो जरूर बनता है, इतना अच्छे अच्छे वीडियोस जो आपके लिए बनाया जा रहा है, एक लाइक
जरूर कर देना। एलॉयज आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ मेटल और नॉन मेटल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन कंस्टिट्यूएंट। इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 स्टील। स्टील में जो है कार्बन प्रेजेंट होता है इसको हार्ड बनाने के लिए, तो और कार्बन जो है ये नॉन मेटल होता है। तो एलॉय जो है ये होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल, ठीक है। समटाइम नॉन मेटल भी यूज किया जाता है, जैसे स्टील में कार्बन यूज किया जाता है। कार्बन को क्यों यूज किया जाता है पहले पार्ट्स में डिस्कस किया है, हर एक पार्ट इंटर रिलेटेड है, इसीलिए बार बार बोला है। कार्बन को यूज किया जाता है इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है। Which of the following is not an allotrope of carbon, तो इनमें से कौन सा एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का, तो कार्बन डाइऑक्साइड एलोट्रॉप नहीं है, बाकी सारे जो है ये एलोट्रॉप्स हैं कार्बन का। इन डायमंड कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन शेप ऑफ, तो डायमंड्स में जो है ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना है रेलवे के एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन जो लिए हैं बहुत ही जो है ये अच्छे स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन लिए गए हैं, ताकि उनको डिटेल में जो है डिस्कस किया जा सके। और सब बेसिक क्वेश्चन भी हम लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस को लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ रेलवे इस तरह क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन थोड़ा जो है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है। टेट्राहेड्रॉन के शेप में जो है ये अरेंज्ड रहते हैं कार्बन एटम्स इन डायमंड। सोप आर ईस्टर ऑफ विच ऑफ टाइप ऑफ एसिड, तो सोप आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। सोप आर ईस्टर ऑफ विच टाइप ऑफ एसिड, तो सोप आर बेसिकली ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। अगेन एक सैफोनिफिकेशन है, नोट डाउन कर लेना। सैफोनिफिकेशन जो सोप जो है इसे जो बनाया जाता है फॉर्म इसको जैसे किया जाता है, तो हीटिंग ऑफ फैट और ऑयल विथ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इससे जो है रिएक्शन करके किया जाता है। इसी प्रोसेस को जो है ये सैफोनिफिकेशन जो है कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, कभी कभी सैफोनिफिकेशन से भी क्वेश्चन बन जाता है। एक बार पढ़ना भी जरूर, जितना भी बताया गया है एक बार रिवीजन करना है। सैफोनिफिकेशन आपको पढ़ना भी है, मोटा मोटी हमने बता दिया आपको कि सैफोनिफिकेशन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपने समझ लिया होगा कि हाँ इस तरह ये होता है कि जो फैट है ऑयल है इसको हीट किया जाता है, और यहाँ पे जो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, और इस रिएक्शन को जो है ये सैफोनिफिकेशन कहा जाता है। Which among the following mineral is also known as हॉर्न सिल्वर, तो हॉर्न सिल्वर इनमें से किसे कहा जाता है। इससे बस एक चीज़ है याद रखना, अलग अलग जगह जो है अलग अलग जो है यहाँ पे बताया गया है कि हॉर्न सिल्वर इसलिए कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड को, कहीं अलग जगह अलग चीज़ जो है बताया गया है। लेकिन जो हमने रिसर्च किया वहाँ पे ये मिला कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें सिल्वर जो है इसे जो है लूना कॉर्निया के नाम से जाना जाता था। बाद में जब इसको ट्रांसलेट किया गया सिल्वर क्लोराइड को, तो इसे जो है हॉर्न सिल्वर जो है इसको ट्रांसलेट किया गया, इसी वजह से जो है इसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। तो सिंपल ये चीज़ आपको याद ही रखना है कि हॉर्न सिल्वर जो है सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा इंटरनेट में जाकर रिसर्च करेंगे तो आगे आपको बहुत सारा जो है यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। ज़्यादातर चीज़ यहाँ पे पता नहीं वो करेक्ट है या नहीं, फिर इसीलिए हमने जो है ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया है। सिंपल हॉर्न सिल्वर जो है इसे सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो सिल्वर जो है इसे लूना कॉर्निया कहा जाता था, जिसे बाद में ट्रांसलेट किया गया तो ये जो है हॉर्न सिल्वर के तौर पे ये ट्रांसलेट किया गया है, इसीलिए सिल्वर क्लोराइड जो है इसे जो है हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल एटम, तो इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसे ये याद रखना, ये सिंपल डेफिनेशन है। इस तरह का जो है डेफिनेशन डायरेक्टली लिया जाता है एनसीईआरटी के बुक से और क्वेश्चन बनाया जाता है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल एटम टू फॉर्म एन आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये सिंपल डेफिनेशन है। द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज, तो लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, 6th पीरियड जो है लॉन्गेस्ट है। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स हैं। एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन आर नोन एज, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो मेंडलीव जब ये पीरियडिक टेबल बना रहे थे ना, तो यहाँ पे एल्युमिनियम का नीचे वाला जो यहाँ पे एलिमेंट था वो उनको नहीं पता था, तो वहाँ पे उन्होंने एका एल्युमिनियम लिख दिया। इसी तरह सिलिकॉन के नीचे वाला जो एलिमेंट था वो भी उस समय उनको नहीं पता था, वो भी आइडेंटिफाई उन्होंने नहीं किया था, तो वहाँ पे एका सिलिकॉन लिख दिया। इसी तरह बोरोन के नीचे वाला जो एलिमेंट था ये भी उन्होंने आइडेंटिफाई उस समय नहीं हुआ था, तो उस जगह जो है एका बोरोन लिख दिया। तो यहाँ पे याद रखना बाद में ये सारे आइडेंटिफाई किए गए। तो सबसे पहले इसका आंसर डिस्कस करते हैं। एका एल्युमिनियम को गैलियम कहा जाता है, एका सिलिकॉन जो है इसे जर्मेनियम जो है कहा जाता है, बिकॉज बाद में ये डिस्कवर हुए तो पता चल गया कि हाँ जो यहाँ पे एल्युमिनियम का नीचे वाला जो एलिमेंट है जिसे एका एल्युमिनियम मेंडलीव ने लिखा था ये गैलियम है, और एका सिलिकॉन जो लिखा था जो उस समय आइडेंटिफाई नहीं हुआ था सिलिकॉन के नीचे वाला जो एलिमेंट है ये जर्मेनियम है। उसी तरह एका बोरोन भी एक है, एक बोरोन के नीचे वाला जो एलिमेंट था ये भी आइडेंटिफाई उस समय नहीं हुआ था, तो एका बोरोन जो है किसे कहा जाता है, स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम को कहा जाता है।
ये थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखें, यहाँ पे नोट डाउन कर लें। एका बोरोन जो है स्कैंडियम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में अलग अलग फॉर्म में जो है पूछा गया है, अलग अलग थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे बना के पूछा गया है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट टंगस्टेन, ये भी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम पूछा गया। तो सिंबल जो है एलिमेंट टंगस्टेन का, ये डब्ल्यू से इसे जो है ये किया जाता है, इसे बेसिकली ये सिंबल दिया गया है। कौन सा सिंबल दिया गया है, डब्ल्यू जो है ये सिंबल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स एट रूम टेम्परेचर। अगेन यहाँ पे आप पढ़ेंगे ऑक्सीजन, वाटर, ब्रोमीन, देन आयरन। आयरन जो है सॉलिड है, तो सॉलिड हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच गिव्स द डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आयरन। तो इस तरह थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दिया होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा ऐसे करके ऑप्शन नहीं दिया होगा, कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन दे दिया जाता है। तो ऑक्सीजन जो है गैस हो गया, वाटर जो है ये तो लिक्विड हो गया, ब्रोमीन भी जो है ये ऑलमोस्ट जो है उतना ज़्यादा सॉलिड नहीं है, ये जो है ब्रोमीन हम कह सकते हैं रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आयरन जो है सॉलिड है, तो सॉलिड्स में जो है स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे आयरन का सही जवाब होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग ए गैस इनटू लिक्विड। तो एक गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए तो सबसे पहले क्या किया जाता है, तो इसको टेम्परेचर्स का कम करेंगे, इसको कूल करेंगे, फिर इसको कंप्रेस कर देंगे, तो ये जो है गैस जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर थोड़ा सा इंग्लिश में हम अगर डिस्कस करें इसका डेफिनेशन तो ये भी कर सकते हैं, तो समझ नोट डाउन कर लेना। बेसिकली गैसेस कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड बाय कूलिंग और कंप्रेसिंग गैसेस इन द गैसेस द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लार्ज। ऑब्वियसली इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत लार्ज होता है, ठीक है, गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। अभी हमने डिस्कस किया इंटरमोलिकुलर जो है डिस्टेंस सॉलिड्स में सबसे कम होता है। और बट उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बट व्हेन वी अप्लाई हाई प्रेशर अगर लगाया जाए इसके साथ साथ लो टेम्परेचर, तो ये जो है गैस जो है ये लिक्विफाई हो जाता है। तो ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस किया था कि हाई प्रेशर अगर लगाया जाए और इसे कंप्रेस किया जाए और यहाँ पे कूल कर दिया जाए, यानी कि लो टेम्परेचर अगर इसका कर दिया जाए, तो ये जो है गैस ये लिक्विफाई हो जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिटेल में हमने डिस्कस किया, इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।